नहीं किए सर, रिकॉर्डिंग होगा ना। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षक साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यजीत सरकार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय गढ़वा। मैं आज विद्यालय शिक्षा में नई पहल के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे विद्यालय शिक्षा में क्या क्या नए पहल हो रहा है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि विद्यालय जो है पहला का रूप था गुरुकुल, जहाँ पर बच्चे अपने गुरुओं के साथ रहकर पढ़ाई करते थे, और उसमें धीरे धीरे चेंज किया गया और उसमें सुधार, एक के बाद एक सुधार होते गया। अब जो है विद्यालय रूप में आया है, तो इसमें भी समय समय पर सुधार होते रहता है। तो उसमें क्या क्या सुधार हुआ है उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। क्या क्या नए पहल जो है लाया गया है उसके विषय में हम जानेंगे। तो देखते हैं इसका परिचय। वर्तमान समय में शिक्षण प्रणाली को प्रभावी एवं सुगम बनाने हेतु सरकार एवं शिक्षकों के द्वारा समय समय पर नवाचार एवं नवीन रणनीतियों एवं पहलों का समावेश किया जा रहा है। हम अक्सर ऐसे कोई पहल देखते हैं जो हमारी शिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है। शिक्षण प्रणाली को बेहतर बनाने की मदद करती है, यही जो है मेन लक्ष्य रहता है कोई भी पहल का, कि जिसमें शिक्षण प्रणाली जो है वो और भी अच्छे बने, जितना है उससे और भी अच्छे बने। प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। ऐसी परियोजनाओं का सामान्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ वंचित समूहों और कमजोर वर्ग की पहुंच बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में की जाने वाली प्रमुख नई पहलों में शाला पूर्व शिक्षा, पढ़े भारत, झारखंड की ई विद्या वाहिनी, उड़ीसा का मो विद्यालय अभियान, मध्याह्न भोजन योजना में नए दृष्टिकोण भी इस विषय वस्तु का एकीकृत हिस्सा है। तो हम आगे देखते हैं। इसमें नए पहल में हमारा पढ़े भारत, निपुण भारत, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका, खिले इंडिया, मिश्रित विद्यालय अनुदान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए अनुदान, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, 100 दिवसीय पठन अभियान, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 इत्यादि शामिल है। तो हम आगे एक एक करके इसके विषय में विस्तृत जानेंगे। तो हमारा पहला जो है वो है पढ़े भारत बढ़े भारत। पढ़े भारत, इसमें भारत के बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी जो है भारत आगे बढ़ेगा। तो वही है पढ़े भारत बढ़े भारत। इसके विषय में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय स्मृति ईरानी ने पढ़े भारत बढ़े भारत योजना का
शुरुआत की थी। यह देशव्यापी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत लागू किया गया था। यह सामान्य रूप से देखा गया है कि जिन बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पढ़ने में मुश्किल होती है, वे अन्य विषयों में भी अच्छे नहीं होते हैं। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रथम और द्वितीय कक्षा में पढ़ने और लिखने के कौशल के साथ गणित कौशल में बेहतर बनाया जाएगा। यह बहुत ही अच्छा एक बात है कि जो बच्चे पहले कक्षा में उनका समझ में नहीं आता, पहले कक्षा में उसका मुश्किल होता है पढ़ने में, वो आगे जाके भी उतना अच्छे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहला कक्षा ही जो है न्यू होता है, जिसको वो अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो खुद से आगे जाके खुद से भी पढ़ के बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर उसको पढ़ना ही नहीं आता है तब वो कैसे पढ़ेंगे और कैसे जानेंगे। आगे यह कार्यक्रम आदर्श माहौल के साथ साथ कोई सुविधा प्रदान करता है, जैसे बच्चों को पुस्तकें और पढ़ने की सामग्री समय समय पर वितरित की जाती है। बच्चों की पुस्तकें और पढ़ने की सामग्री समय समय पर वितरित की जाती है। शिक्षण कार्य मुख्यतः मातृभाषा में किया जाएगा, क्योंकि मातृभाषा ही ऐसा भाषा है जो बच्चे बहुत आसानी से उसमें समझ लेते हैं। अगर हम उसकी जगह दूसरा भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें बच्चों का समझने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो है ये जो पहला जो प्रारंभिक जो शिक्षा उसमें मातृभाषा का ही प्रयोग करना है। आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा निपुण भारत। निपुण भारत, इसमें हमारा नीचे देख सकते हैं, निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, यानी यही लक्ष्य है निपुण भारत का कि सब बच्चे समझे भाषा और गणना, बच्चे अच्छे से भाषा और गणना को समझे, यही इस निपुण भारत का उद्देश्य है। हम इसके विषय में और भी देखेंगे। निपुण भारत, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इसको पहला जो लेटर है उसको लेकर के बनाया गया निपुण। एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, टी फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ, अगला है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एन फॉर न्यूमेरेसी। तो यही इसी को जो है मिला के बना है निपुण। आगे देखते हैं इसके विषय में और कुछ। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया है। निपुण भारत योजना का शुभारंभ हुआ था 5 जुलाई 2021 को। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों को प्रदान किया जा सकेगा। तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चों को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने एवं अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। तो ये था हमारा निपुण भारत योजना। आगे देखते हैं हम FLN
जो निपुण भारत योजना के ही अंदर आता है, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हम इसमें देख सकते हैं, इस दिया हुआ इट इज द एबिलिटी टू रीड विथ मीनिंग एंड परफॉर्म बेसिक मैथ कैलकुलेशन बाय द एंड ऑफ क्लास 3। यानी क्लास 3 तक आते आते बच्चे मीनिंग के साथ कोई भी पाठ पढ़ रहे उसका अर्थ के साथ उसको पढ़ सके और जो बेसिक मैथ है उसको जान सके। जैसे रीडिंग वर्ड जो है जल, घर, नल इत्यादि को वो पढ़ सके और इसका अर्थ भी वो जान सके। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी विथ कॉम्प्रिहेंशन, और वो ओरल रीडिंग भी कर सकते हैं, कर सके, इसका भी हमें देखना है। आगे हम अगर देखेंगे इसमें जो है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, न्यूमरेसी का क्या ज्ञान होना चाहिए, उसमें बच्चे जान सके डबल डिजिट नंबर, सच जैसे हम इसमें लिखा हुआ है उसी को हम बोलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ 37, इसको बच्चे देखते ही समझ जाए कि ये 37 है, 79 है, 92 है, तो इस ज्ञान को विकसित करना है। दूसरा है दो नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसका भी बच्चे पहचान कर ले। मान लीजिए दिया हुआ है 52 और 25, दो दिया हुआ है, एक हो गए 52 और 25। इसमें बच्चा समझ जाए कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगला है सॉल्विंग 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन प्रॉब्लम, सच एज 32 माइनस 7, मतलब 32 माइनस 7 को हम इसको जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे बच्चे कर ले, इसका जो है ज्ञान को हमें देना है। कम से कम ये कर ले कि 32 से अगर हम 17 को सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें क्या आएगा। उसके बाद और एक भी दिया हुआ 63 माइनस 44, और 63 से हम 44 का माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। ये बच्चा इतना जो है जनरल नॉलेज भाषाओं में और गणित में आ जाए, यही जो है इसका उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं FLN जो इंडिया का स्थिति है उसमें हम अच्छे से देख पा रहे हैं। उसमें जो है दिया हुआ है 72.8% चिल्ड्रेन, 72.8% चिल्ड्रेन कैन नॉट रीड ए सिंपल क्लास 2 लेवल सेंटेंस। क्लास 2 लेवल का सिंपल सेंटेंस जो है 72.8% बच्चे जो इंडिया के हैं नहीं पढ़ पाते हैं। और उसी के साथ दूसरा दिया हुआ है 71.9% बच्चे, 71.9% बच्चे कैन नॉट सॉल्व ए बेसिक सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम बाय क्लास 3। क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं वो जो है बेसिक सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है FLN प्रोग्राम का। मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो देखे थे जिसमें जब क्लास 10 का एग्जाम चल रहा था तो उसमें किसी ने पूछ रहे हैं कि बच्चों से पूछ रहे हैं आज आपका कौन सा एग्जाम है, तो वो उसमें भी घबरा रहे थे कि हमारा आज कौन सा एग्जाम है। उस विषय का स्पेलिंग पूछ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है मान लीजिए मैथमेटिक्स है या जो भी था कि उसका स्पेलिंग क्या है, वो बोलने में भी वह बच्चे नहीं बोल पा रहे थे। तो ये जो है प्रॉब्लम जो आगे जाके बच्चों को होता है, ऊंची क्लास में जाके होता है, अगर उसका बेसिक सही नहीं रहे तो इसके लिए जो है इस प्रोग्राम को लाया गया है जिसमें बच्चे जो है क्लास 3 तक सिंपल वर्ड
को पढ़ ले, मीनिंग के साथ पढ़ ले, और जो एकदम सिंपल बेसिक जो मैथ है उसको बच्चे कर ले। तो अगर ऐसे कर लेंगे तब बच्चों को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे जो सरकारी विद्यालय है उसमें भी देखा जाता है, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे जो है स्कूल से भाग जाते हैं। आधा क्लास हुआ कि नहीं, या टिफिन के टाइम जब रिसेस के टाइम होता है उस टाइम भाग जाते हैं, क्योंकि उनका जो है बेसिक सही नहीं रहा। तो उनका जो टीचर लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उनमें उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना वो लोग कुछ समझते हैं। यानी उनके लिए वो एक समय निकालने के लिए सोचते हैं कि हमारा जो है 11 से 4 बजे तक स्कूल चलेगा, तो हमारा जैसे तैसे 4 बज जाए और मैं यहाँ से निकल जाए। यानी उनके मन में यही होता है कि कब 4 बजेगा और कब मेरा छुट्टी होगा। और इसी के कारण बच्चे जो है स्कूल आने से भी घबराते हैं, क्योंकि जिस बच्चों को पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा है वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उनको। वो स्कूल क्लास में जब कोई टीचर पढ़ा रहे होंगे तो उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तब तो उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनको वही लगेगा कि कब एक क्लास खत्म होगा। तो हमें जो है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए हमें ये जो प्रोग्राम है, FLN का जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही कारगर साबित होगा। ये मेरा आशा है कि आगे जाके ये FLN प्रोग्राम जो है बहुत कारगर साबित होगा। तो ये था हमारा निपुण भारत और उनके अंदर FLN। हम आगे देखते हैं। अगला हमारा है बाल वाटिका। बाल वाटिका जो है ये एक प्री स्कूल का है। हमने जानते हैं कि NEP 2020 में क्लास 1 में एडमिशन से पहले बच्चे 3 साल दूसरे स्कूल में पढ़ेंगे जो प्री स्कूल होगा। उसका तीसरा साल जो है वही है बाल वाटिका। इसको हम अच्छे से समझते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो FLN का है उसके अंदर ही ये आता है। तो उसमें 6 साल का होता है, 6 साल का कोर्स होता है, जो जब बच्चे का आयु 3 साल से 9 साल है, यानी बच्चे प्री स्कूल में प्रवेश करेंगे, उनका आयु जब 3 साल होगा, 3 साल आयु से वो प्री स्कूल 1 में प्रवेश करेंगे और उनका ग्रेड 3 जो है खत्म होगा 9 साल के आयु में। तो हम इसमें देख सकते हैं पहला प्री स्कूल 1 जिसमें बच्चे का आयु है 3 से लेकर 4 साल। 3 से लेकर के 4 साल के जो आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो प्री स्कूल 1 में एडमिशन लेंगे और उनका प्री स्कूल चलेगा जब तक उनका एज 3 से 4 साल रहेगा, उस टाइम उनका प्री स्कूल 1 चलेगा। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे प्री स्कूल 2, यानी जब बच्चे का आयु 4 से 5 साल होगी उस टाइम वो रहेंगे प्री स्कूल 2 में। और उसका अगला साल जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं उन लोग रहेंगे प्री स्कूल 3 में। अब तक हमारा स्कूली शिक्षा जो है इसमें शुरू नहीं हुआ है, प्री स्कूल शिक्षा चल रहा है। तो प्री स्कूल शिक्षा का लास्ट ईयर यानी लास्ट वर्ष जो है वो जब बच्चे का आयु 5 से लेकर के 6 साल तक रहेगा, और इसी को जो है बाल वाटिका कहा गया है। तो बाल वाटिका जो है हमारा ग्रेड 1 से पहले और जो प्री स्कूल का लास्ट ईयर है, यानी कक्षा 1 से पहले वाला वर्ष और
प्री स्कूल का लास्ट वाला वर्ष जो है वो है बाल वाटिका। तो बाल वाटिका में जो बच्चे रहेंगे उसका एज होगा 5 से 6 साल, और उसके अगले साल बच्चे आ जाएंगे ग्रेड 1 में, जबकि बच्चे का एज होगा 6 से 7 साल। ये हो गया ग्रेड 1। इस ग्रेड 1 में भी हम देख सकते हैं इसके ऊपर ही लिखा हुआ है विद्या प्रवेश। इस ग्रेड 1 के ही जो है पहला 3 महीना जिसमें बच्चों को किताब नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चे को खेल में सिखाया जाएगा। बच्चे खेलेंगे, बच्चे घूमेंगे, वो अपने हिसाब से अपने जो फ्रेंड है उसके साथ बातचीत करेंगे। यानी ये जो 3 महीना है, पहला 3 महीना जो ग्रेड 1 का 3 महीना, इसमें बच्चों को कोई भी पढ़ाई नहीं होगा। हमें खेल के माध्यम से ही उनको सिखाया जाएगा। उसमें जो बच्चे का फ्री गेम भी होता है, यानी उनका मन जो किया वो गेम भी होता है, और कुछ गेम होता है जो सिलेक्टेड गेम जो टीचर के द्वारा दिया जाएगा, ये गेम खेलना है। यानी 2 तरह का गेम होता है। एक होता है फ्री गेम जिसमें बच्चे अपने मन से कुछ भी गेम खेल ले, और दूसरा होता है जो गाइड के अंदर रख के करवाया जाता है। तो ये है विद्या प्रवेश जो ग्रेड 1 के बच्चे का पहला 3 महीना का है। उसके बाद ग्रेड 2 जो 7 से 8 साल के बच्चों के लिए है, और ग्रेड 3 जो 8 से 9 साल के बच्चे के लिए है। आगे देखते हैं मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम। एक है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका। इसमें विद्या प्रवेश जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं चिल्ड्रन एंटर ग्रेड 1, जो बच्चा ग्रेड 1 में एंटर जो एडमिशन लिए हैं उन बच्चों के लिए। और बाल वाटिका क्या है, जो प्री स्कूल 3 है, यानी 1 ईयर बिफोर ग्रेड 1, ग्रेड 1 के 1 साल पूर्व की बात है जो है बाल वाटिका। और ग्रेड 1 का जो पहला 3 महीना है वो होता है विद्या प्रवेश। जब विद्या प्रवेश है, इनके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, 3 मंथ या 12 वीक्स। और बाल वाटिका जो है वो पूरा साल भर रहता है, 1 ईयर का है। विद्या प्रवेश में 5 डे ए वीक एंड 4 आवर पर डे, यानी एक हफ्ता में 5 दिन ही इनका क्लास चलेगा, और उसमें एक दिन में सिर्फ 4 ही घंटा का क्लास होगा, यानी 4 ही घंटा बच्चे रहेंगे। और बाल वाटिका में क्या है, इसमें 5 डे ए वीक एंड 4 आवर पर डे, यानी दोनों सेम ही है। विद्या प्रवेश का जो इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे ग्रेड 1 टीचर्स। जो ग्रेड 1 टीचर्स है वो होंगे, वही जो है इसके लिए जो है वो जो विद्या प्रवेश का जो ड्यूरेशन है उसमें यही जो है गाइड करेंगे जो ग्रेड 1 के टीचर हैं। और बाल वाटिका में जो प्री स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो लोग गाइड करेंगे। तो ये था हमारा विद्या प्रवेश और बाल वाटिका। आगे देखते हैं विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका का प्रारूप। कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बच्चों में सहज अवबोध को सुनिश्चित करना। आगे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा में मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना, ताकि उन्हें खेल में सीखना एवं आयु के अनुकूल उपयुक्त शिक्षा
अनुभव प्रदान किए जा सके। खेल आधारित माध्यमों से बच्चों में बातचीत तथा के द्वारा कार्यक्रम को रोचक बनाया जा सकता है। तो ये था हमारा विद्या प्रवेश और बाल वाटिका। आगे हमारा अगला जो पहल है वो है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी हम समावेशी शिक्षा के नाम से ही हम समझ जाते कि इसमें जो इसमें समावेश हो शिक्षक की बात करता है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की बात करता है और इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम इसी प्रकार से तय किए जाते हैं। ऐसे संस्थान में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में कुछ छूट भी दी जाती है। विशिष्ट बालक के लिए तो कुछ ना कुछ नियम में छूट देना ही पड़ता है, तो इसीलिए इसमें भी जो है नियमों में कुछ छूट दिया जाता है, जिससे कि विशिष्ट बालकों को समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा सकता है। तो यही है समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी वर्ग के बच्चे जो है इसमें एक साथ पढ़ाई करते हैं। आगे देखते हैं अगला, मध्याह्न भोजन में नए दृष्टिकोण। मध्याह्न भोजन तो हम जानते ही है कि इसमें नए दृष्टिकोण क्या है, इसमें नए क्या है। मध्याह्न भोजन हम इसके बारे में तो पहले पढ़ ही लिए हैं कि मध्याह्न भोजन क्या है और उसका नए दृष्टिकोण के बारे में आज समझेंगे। मध्याह्न भोजन क्या है? मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक बहुत ही जानी पहचानी योजना है। हम सभी ने जानते हैं मध्याह्न भोजन क्या है। बच्चों का मध्याह्न के टाइम जो है भोजन दिया जाता है स्कूलों में, वही है मध्याह्न भोजन। तो वही है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक बहुत ही जानी पहचानी योजना है। इस योजना की शुरुआत भारतवर्ष में 15 अगस्त 1995 को की गई थी। इसका शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1995 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी शिक्षा के साथ साथ पोषण युक्त भोजन मिले। इसमें हर दिन दोपहर को बच्चों को एक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के कारण बहुत से माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। योजना के तहत स्कूल में बच्चों की उपस्थिति अधिक बढ़ गई है। यानी जब योजना लागू हुआ है तब स्कूल में उपस्थिति भी बढ़ गई है। इसके तहत बच्चों का अच्छी सोच और आदतों का विकास हुआ है। तो मध्याह्न भोजन के बहुत सारे लाभ भी हम देखे हैं इसमें, कि इसमें बच्चों जिस पेरेंट्स के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, जो निम्न वर्ग के जिसके पास जो धन की कमी होता है,
लोग होते हैं उनका जो है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और बच्चों को भी अच्छा लगे कि उसमें जो है हर दिन जो दोपहर में अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, इसके कारण जो है बच्चे स्कूल में भी ज़्यादा आने लगे हैं। आगे देखते हैं कि इसमें नए दृष्टिकोण जो बोला गया है, इसमें ऐसे भी देखा गया जो कोविड-19 के समय चला उसमें बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो घर घर तक बच्चों को जो मिलता था, जो मध्याह्न भोजन मिलता था उसको घर घर तक पहुंचाए हैं। कि उस टाइम भी बहुत सारे स्कूल जो है, बहुत सारे राज्य जो है घर घर का बच्चों का जो मिड डे मील का जो सामान है उसको पहुंचाए हैं। तो ये सब नए दृष्टिकोण आता है इसमें। और भी है जो विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना, यानी हमारा तो पहले मध्याह्न भोजन था ही, उसके साथ कुछ नए जोड़ते गए हैं। उसमें पहला जो है विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना। विद्यालय पोषण उद्यान क्या है? विद्यालय में ही कुछ सब्जी वगैरह को जो है उगाया जाना, बच्चों के द्वारा ही, बच्चे ही उसका देखभाल करेंगे। उसी में जो है थोड़ा सा जगह में ही बच्चे जो है अपनी कोई भी सब्जी वगैरह को उगाएंगे। कि विद्यालय पोषण उद्यान विद्यालय परिसर में जड़ी बूटियों, फलों और सब्जियों का उगाने का एक स्थान है। यानी जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसी विद्यालय में ही जो है वो क्या करेंगे, सब्जी, फल, जड़ी बूटी आदि का उगाने का जो है, यानी एक्चुअल वो जो है एक खेती टाइप का हो जाता है, जो छोटे से जगह में जो बच्चे खुद भी कर सकते हैं। इसका उपयोग मध्याह्न भोजन तैयार करने में किया जाता है। यानी और उस उगवाने वाले जो सब्जी उगाते हैं उसी को ही जो है मध्याह्न भोजन में भी उसको दे सकते हैं, ताकि कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर किया जा सके और बच्चों को प्रकृति और बागवानी का अनुभव भी दिया जा सके। इसमें बच्चों को बागवानी का भी अनुभव मिल जाएगा। इन्हीं विशेषताओं के साथ बागवानी करने से भूमि के छोटे हिस्से पर कहाँ हो सकता है, भूमि के छोटे हिस्से पर छात का उपयोग करके छोटे कंटेनर में डिब्बे, जार, फेंके गए मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की पेटी, खाने के टीन और आटे के बैग आदि का उपयोग में किया जा सकता है। यानी जो चीज हम फेंक देते हैं उसी का भी इसमें उपयोग में लिया जा सकता है। आगे देखते हैं तिथि भोजन। तिथि भोजन क्या है? तिथि भोजन बच्चों को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के लिए राज्य और संघ राज्यों क्षेत्रों के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो उसी मध्याह्न भोजन में ही एक और जोड़ दिया गया है, तिथि भोजन, जो किसने किए हैं? राज्य और संघ राज्यों द्वारा शुरू की गई है। इसमें समुदाय द्वारा विशेष अवसरों जैसे त्योहारों, वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय महत्व के सामान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यानी हर दिन जैसे चलता है उससे थोड़ा अलग सा कुछ अतिरिक्त सामान लेके जो है इस तिथि भोजन होता है। तिथि यानी ये नहीं कि हम तिथि भोजन ही कराते रहे। कि तिथि भोजन क्या होता है, तो विशेष दिनों पर इसको किया जाता है। ऐसे तो हमारा मध्याह्न भोजन चलता ही है, तो उसी में ही जो है तिथि भोजन करवाया जाता है जब कोई विशेष दिन आता है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ जुड़ाव। मध्याह्न भोजन के स्वास्थ्य और पोषण घटक के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं
शिक्षा मंत्रालय मिलकर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 और 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। यानी समय समय पर उस बच्चों का स्वास्थ्य का जांच किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहायक से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस, इस दिन में भी क्या किया जाता है, बच्चों को कृमिनाशक दवा को भी प्रदान की जाती है। तो ये था हमारा मेन जो है नए दृष्टिकोण मध्याह्न भोजन में। आगे हम देखते हैं हमारा अगला पहल जो है खेले इंडिया खिले इंडिया। खेलेगा इंडिया तभी खिलेगा इंडिया। तो इस पहल के तहत क्या किया गया है, पहली बार खेल सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूल को 5 से 25,000 रुपए का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। किया जाएगा, प्रत्येक स्कूल को वार्षिक 5 से लेकर 25,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। खेल को पाठचर्या के अभिन्न अंग के रूप में खेल शिक्षा को लाया जाएगा। यानी खेल भी जो है पाठचर्या का एक अभिन्न अंग है। अगला है 8,94,307 स्कूल के लिए वर्ष 2018 और 19 में 506.90 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। इसके लिए मतलब लगभग 507 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा इस खेल को बढ़ावा देने के लिए। आगे इसके बारे में जानते हैं। खेले इंडिया खिले इंडिया के उद्देश्य। खेले इंडिया और खिले इंडिया का उद्देश्य क्या है? ऐसे खेल जो कि ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेले जाते हैं उन्हें बढ़ावा देना। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? ऐसा खेल जो आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है, जिसका बहुत सारा खेलों का नाम हम जानते भी नहीं है। तो ऐसे खेल जो ग्रामीण क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में खेला जाता है उसी को बढ़ावा देना। देश में शांति एवं देश का विकास करने के लिए खेल को प्रोत्साहित करना। ऐसे विद्यार्थी जो कि विकलांग हैं उन्हें भी खेल के लिए बढ़ावा देना। ऐसे खेल जो कि राज्य स्तर पर खेले जाते हैं उन्हें केंद्रों के स्तर पर लाना। महिलाओं के लिए विशेष रूप से खेल का आयोजन करना। ये खेल का आयोजन हर साल किया जाए इसका ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक साल हम इसका आयोजन किए और आगे से। ऐसे प्रशिक्षण एवं सामुदायिक कोचिंग सेंटर जहां पर खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है उनका विकास एवं उनमें वृद्धि करना। इसके साथ ही खेलों के मैदानों का भी विकास करना। सबसे जरूरी स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों को शारीरिक रूप से फिट बनाने के लिए खेल के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस बच्चे, तो ये था खेले इंडिया खिले इंडिया का उद्देश्य। हम आगे देखते हैं।
इसमें भी वही खेले इंडिया जो हमारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन कर प्रत्येक को अगले 8 वर्ष तक 2017 और 18 से 2019-20 की अवधि तक खेलो इंडिया कार्यक्रम को पुनरुद्धार के लिए 1756 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करना। जनवरी 2018 में आयोजित हुए पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में देश भर के 3507 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग, यानी एक बहुत सारे बच्चे ने इसमें प्रतिभाग किया है। प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए एक नया ऐप भी पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेशनल स्पोर्ट टैलेंट वाला जो एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है कि जिससे जो है प्रतिभागियों को पहचान कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिसको KGB कहा जाता है। भारत सरकार इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है इसको स्थापित किए थे 2004 में। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार हैं उनके बालिकाओं के लिए इसका शुरुआत किया गया है। पहले 2 साल तो वो ऐसे ही चले, लेकिन 1 अप्रैल 2007 से सर्व शिक्षा अभियान में इसका शामिल कर लिया गया है, जिसमें बालिकाएं जो है उस वो आवासीय विद्यालय होगा जहाँ पर बच्चे वहाँ पर रहते हुए पढ़ाई करेंगे और ये जो स्कूल का जो खर्च है वो संपूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। इसी स्कूलों में भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV के लिए अनुदान। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और जेंडर के अंतर को काटना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV और माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के छात्रावासों की मौजूदा योजना है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा तक आवासीय और विद्यालय शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तार किया गया है। इस योजना में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक पढ़ने की इच्छुक 10 से 18 वर्ष की आयु में वंचित समूह की लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का सहयोग किया जाता है। यानी जो वंचित समूह है उनके जो बच्चे हैं उनका भी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए इसका शुरुआत की गई है। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित है, ताकि यहाँ भी संभव हो लड़कियों का प्रारंभिक से माध्यमिक और 12वीं तक सुचारू रूप से बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। इससे कक्षा 6 से 12वीं की लड़कियों के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे देखते हैं। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, इसके लिए जो अनुदान की प्रावधान है वो हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 6 से 8 के लिए KGBV के लिए 60 लाख प्रति वर्ष
60 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा, जिस केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर के 8 तक चलता है। दूसरा है कक्षा 6 से लेकर के 10 के लिए कितना 80 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं के लिए 1 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा और 9 से 12वीं के लिए केवल लड़कियों के छात्रावासों के 40 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है। तो ये था हमारा केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें हमारा एक जो है पाठ मुझे बहुत याद आता है, जो हम संस्कृत में है क्लास 7 में। पाठ का नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि। इस अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि इस पाठ में क्या होता है, एक महिला होते हैं जो अपने घर के काम के लिए कोई काम वाली को ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक महिला आती है उनकी 8 साल की एक लड़की को लेकर के और बोलते हैं कि मेरी बेटी को आप रख लीजिए ताकि मेरा भी परिवार का भरण पोषण हो सके। तब वो महिला जो है समझाते हैं कि ये जो बच्ची है इनका आयु तो अभी बहुत ही कम है, आप इसको क्यों काम में लगाना चाह रहे हैं, इनका तो अभी खेलने का पढ़ने का समय है और पढ़ना जो है इनका मौलिक अधिकार है। तो ये बात सुन के वो बेटी की मम्मी जो है वो बोलती है कि हमारा भरण पोषण ठीक से हो जाए, यही हमारे लिए मौलिक अधिकार है, इसके आगे हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जो पति है वो स्वस्थ नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो मैं और मेरी बेटी मिलकर जो काम करता हूँ उससे जो पैसा मिलता है उसी से हमारा परिवार का भरण पोषण चलता है। तो इसीलिए हमारे बच्चे हमारा भरण पोषण हो जाए, यही जो है हमारा सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है। तब वो महिला जो है जिसके घर में आए थे अपने बच्ची को लेकर के, वो समझाते हैं कि विद्यालय में जो है, विद्यालय में अगर बच्चे को प्रवेश दिलवाते हैं जो सरकारी विद्यालय है उसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा, बच्चे को वही स्कूल से ही जो है अपना ड्रेस मिलेगा, जूता मिलेगा, किताब आदि ले जाने के लिए बैग मिलेगा, है ना। तो और भी क्या है, मध्याह्न भोजन मिलेगा, दोपहर में खाना मिलेगा। तो ये सब जो है संपूर्ण निःशुल्क रहेगा, ये संपूर्ण निःशुल्क रहेगा। तो ये बात सुन के वो जो लड़की है वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपने वो जो नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, यानी मैं भी विद्यालय आपसे जो है मैं भी विद्यालय जा सकती हूँ, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। तो यानी उनके लिए जो स्कूल जाना एक सपना था वो भी जो है अब साकार होगा, क्योंकि विद्यालय में कोई खर्च नहीं है, परिवार से कोई खर्च उठाना नहीं पड़ेगा, तो वो बच्ची भी जो है स्कूल जा सकती है। आगे देखते हैं हमारा अगला जो पहल है 100 दिवसीय पठन अभियान। 100 दिवसीय पठन अभियान, 100 डेज रीडिंग कैंपेन है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन शुरुआत की गई है। तो 100 दिवस के रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है, इसके द्वारा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी
हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है। जिससे कि प्रत्येक पढ़ना सीखे। और उसके बाद बड़ी बात है कि इसके तहत क्या होगा, बच्चा पढ़ना सीखेगा और आगे जाके सीखने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ना सीख गए तो वो कोई भी चीज, जहाँ पर कोई भी बैनर हो गया, कोई भी चीज देखता है तो उसको वो पढ़ लेता है, और पढ़ने से वो उनका सीख जो है और बढ़ने लगता है। अगर किसी बच्चों का अगर वो कुछ पढ़ ही नहीं सकते, कोई एक पेपर दिया गया, कोई लेख दिया गया, अगर वो पढ़ ही नहीं सकते हैं तो वो कैसे समझेंगे। तो इसीलिए हमें पहले पढ़ाई पर ध्यान देना है, और इसीलिए जो है एक कैंपेन शुरू किया गया है जिसमें बच्चे 100 दिन तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है सीखने के लिए वो पढ़ सकते हैं। 100 दिनों का यह अभियान 14 सप्ताह तक चलेगा। 100 दिन का ये अभियान कितने दिन चलेगा? 14 सप्ताह तक चलेगा। रीडिंग कैंपेन के दौरान सप्ताहवार गतिविधियां आयोजन की जाएगी, जिससे पढ़ने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाए जाने के साथ साथ उसे जीवन के बाकी हिस्सों में भी जोड़ा जा सके। तो ये था हमारा रीडिंग कैंपेन जो 100 दिवसीय था। अगला हमारा है, हम एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का है। उसमें क्या बोला गया, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के लिए बोला गया है। जो स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें अग्रिम भूमिका निभाकर अपने प्राण का भी आहुति दी थी। तो उसके नाम पर ही एक प्रशिक्षण चालू है जिसको क्या कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। इसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण देश की बच्चियों को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए लड़कियों को प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत बेटियों को मार्शल आर्ट और जूडो की ट्रेनिंग दी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल की बच्चियों को न सिर्फ आत्मरक्षा के बारे में सिखाया जाता है, बल्कि सड़क चलते किस तरह दूसरों को भी मदद करे उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाती है। इन प्रोग्रामों के तहत छात्राओं को पंच, किक, ब्लॉक, हाथ का छुड़ाना, बाल का छुड़ाना और किसी भी प्रकार की पकड़ से खुद को छुड़ाना आदि सुरक्षा के तमाम दाव पेच सिखाए जा रहे हैं। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, हम देख सकते हैं इसमें, जिससे हम उसका को कैसे चलता है इसके बारे में हमें कुछ पता चलेगा। देखते हैं, अगर वो चल जाए तब हम इसको देख पाएंगे।
लक्ष्मी को आपको रक्षा प्रशिक्षण आप रिकॉर्डिंग किए हो क्या? चल रहा है नहीं चल रहा है आप रिकॉर्डिंग किए सुनाई दे रहा है इसके बाद तो हम इस वीडियो में देखें कैसे जो है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षक प्रशिक्षण चल रहा है। इसी के ऊपर हमारा एक गीत जो बहुत अच्छे गीत है, आत्मरक्षा गीत। क्या है? आत्मरक्षा गीत। हमको नहीं डराना तुम, एक लड़की जो है इस गीत को बोल रहे हैं, यानी अपने जो हिम्मत बढ़ाने के लिए जो गीत होता है, इसी तरह एक गीत है जो एक लड़की जो है वो बोलती है। कैसे? हमको नहीं डराना तुम, कभी ना आजमाना तुम, हमको आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ाई करना है, हिम्मत कभी ना हारूंगी, बच्चों कच्चा खाओगे, तुम जैसों से नहीं डरूंगी, आत्म सुरक्षा स्वयं करूंगी, लड़की समझकर नहीं डराना, बन जाओगे मेरा निशाना। तो ऐसे जो गीत है जो क्या है, हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो ऐसे गीत आत्मरक्षा का गीत है। अगला जो हमारा पहल है उसमें वोकेशनल जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके ऊपर है। हम जानते हैं जो स्किल की जरूरत अब हमारे पूरे हमेशा इसका पड़ता है, स्किल की जरूरत पड़ता है, जो हमारा एक शिक्षा के मेन मुख्य जो धारा था उससे थोड़ा अलग था। अब तक जो है वो अलग था, जो हमारा मुख्य धारा था पढ़ाई की, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसका ही जरूरत हमें अब सबसे ज़्यादा पड़ने लगा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए NEP 2020 में इसको शिक्षा के अंतर्भुक्त किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे जैसे हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, जिसका हमें हमेशा ज़रूरत पड़ता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैकिंग, अकाउंटिंग, फूड सर्विस, कंप्यूटर सपोर्ट। तो ये जो है स्किल बढ़ाना जो है बहुत ही ज़रूरी है। हेयर स्टाइल एंड कस्टमोलॉजी, हेयर स्टाइल जो हम देखते हैं, हेयर स्टाइल का भी अब बहुत सारा बढ़ गया है, उसमें कस्टमोलॉजी भी की बात हो रहा है, इसका अब जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। हमारे दैनंदिन जीवन में भी इसका बहुत ही
महत्व है, लेकिन इसको अब तक जो है जो मेन शिक्षा है उसके अंदर इसको समाहित नहीं किया गया था। तो इसी को समाहित करने के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा को अंतर्भुक्ति किया जा रहा है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है इसको अंतर्भुक्ति किया जा रहा है। हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जिसमें जो है सीख रहे हैं बच्चे, और इसमें बच्चों का जो है उसका खुद का चॉइस, ऐसे नहीं कुछ भी उनको डाल दे कि आपको इसी को सीखना है, वो अपने चॉइस के अनुसार कुछ भी सीख सकते हैं। वो अपने चॉइस के ऊपर है कि वो जैसे उसका इच्छा है, जिस काम में उसका रुचि है, वो उसी काम को कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा कदम है एनईपी 2020 में। हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो हम खुद किए हैं, करवाए हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे क्या है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10 के छात्रों की सीखने का स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। यानी जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों का सीखने का स्तर कितना है, कितना वो सीखे हैं। यही है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस का उद्देश्य क्या है? शिक्षा संबंधी योजना निर्माण और गुणात्मक और बच्चों की किस विषय में कमजोर नहीं आती है, ये जानने के लिए कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों का मूल्यांकन करना है। यानी वही है कि बच्चों को कौन सा चीज अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है, इसी का जो है इसी का सर्वेक्षण करना है, उसी को देखना है और उसी के अनुसार जो है योजना लागू कर जाएगी। तो इसमें कौन कौन से क्लास को लिया जाता है? कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 को। हम आगे देखते हैं। अगला जो है निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसमें हम लोग भी कर रहे हैं। निष्ठा 2.0 जो शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए है। निष्ठा जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण करने के लिए। निष्ठा 2.0 जो है माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। और उसी तरह निष्ठा 3.0 या 3.0 जो है वो प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे है भारतीय सांकेतिक भाषा। ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा की शुरुआत की गई है। तो अब जो है इसको माध्यमिक स्तर पर इसको शुरुआत की गई है। इसको इंडियन साइन लैंग्वेज को भारतीय सांकेतिक भाषा। हमने इससे पहले भी देखे कि जो नेशनल टीवी होता है उसमें देखा गया है कि जब नेशनल कुछ न्यूज होता है, जिस टाइम कोई तो अच्छे से न्यूज पढ़ते हैं और पास में एक रहते हैं जो अपने साइन लैंग्वेज में उसी को समझाते हैं। तो जिसको
जो जिसको समझने में दिक्कत होता है, जो साइन लैंग्वेज अच्छे से जानते हैं, उनके लिए वो अगर सुन भी नहीं पाते तब भी वो समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ है, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है। तो साइन लैंग्वेज के हम कुछ देख सकते हैं, कैसे हम ए बी सी डी ये सब को हम बोलते हैं साइन के माध्यम से, हमारे हाथों के द्वारा हम कैसे उसको समझ सकते हैं कि हम ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं। उसी तरह नंबर भी दिया हुआ है, 0 को हम कैसे दिखाएंगे, 1 को कैसे दिखाएंगे, 2 को कैसे दिखाएंगे। तो उसका पूरा 0 से लेकर के 9 तक दिखाए गए हैं, 1 से लेकर के 9 तक और 0 को। अगर इसको हम दिखा सकते तो आगे भी हम समझा सकते हैं। जैसे हम पहले जो सीखते 1 से 9 तक और 0 को ही सीखते हैं, और उसके बाद एक के साथ और एक जोड़ के जो है हम आगे वाला संख्या भी करते हैं। तो उसी तरह ये भी हमें 1 से 9 कैसे बोला जाता है इसके बारे में दिखाया गया है। आगे हम देख सकते हैं, पास में एक चित्र दिया गया है जिसके नीचे लिखा हुआ, जो किसका है, पतंग का चित्र है, नीचे लिखा हुआ है पतंग, और उसको कैसे समझाना है सांकेतिक लैंग्वेज में, सांकेतिक भाषा में, उसका भी दिया हुआ है। कैसे इसको हम बोल सकते हैं कि हम पतंग बोल रहे हैं, इसको जो सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए जो है कैसे वो समझे, जो सुन नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते उनको हम कैसे समझाएं। तो उसी को साइन लैंग्वेज यूज करके हम उसको समझा सकते हैं। आगे जो एक पिक्स में दो लड़कियां हैं, वो क्या करें, साइन लैंग्वेज से बातचीत करें, और उनका जो है चेहरा देख के ऐसे लग रहा है कि वो जो बात कर रहे हैं वो अच्छे से वो लोग समझ रहे हैं, और एक दूसरे का बात भी वो लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो वो साइन लैंग्वेज के द्वारा बोल रहे हैं वो अब एक दूसरे जो है बहुत। हमारा अगला पहल जो है वो है सफल, जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स। सफल यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आकलन करना, जो CBSE स्कूल के ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के बच्चों के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन का फ्रेमवर्क है। ये था हमारा सफल। तो यही तक है हमारा जो नए पहल है। हम बहुत कुछ जाने हैं, जो नए आए हैं, जो नए पहल हुआ है विद्यालय शिक्षा के लिए, उसके विषय में हम जान लिए कि ये सब चीज जो है हमारा नए पहल के रूप में शुरुआत हुआ है। सत्यजीत जी, बहुत अच्छा सेशन रहा, और आज के इस लर्निंग और एन्जॉयफुल सेशन के लिए मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहूँगा। आपने भारत सरकार की बहुत सारे जो स्कूल एजुकेशन में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनके बारे में सारगर्भित तरीके से आपने बताया। पढ़े भारत, बढ़े भारत, निपुण भारत, NEP 2020 का जो एक न्यू स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हम सबको बताया। विद्या प्रवेश और बाल वाटिका के बारे में बताया कि किस एज तक किस ड्यूरेशन में विद्या प्रवेश होना है, और किस एज तक आंगनवाड़ी या प्री स्कूल होना है, कब उसको क्लास 1 2 3 जो फाउंडेशनल लर्निंग जो या एजुकेशन जो है वो होनी है। इसके अलावा आपने खेलो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल, उसके बारे में जो वीडियो दिखाया बहुत ही रोचक था। आपने जो टीचर्स के लिए जो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल और स्कूल हेड्स के बारे के कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के लिए जो ट्रेनिंग चलाई जा रही है, निष्ठा जो NCERT और CBSE के थ्रू चलाई जा रही है, और डिपार्टमेंट के थ्रू या अलग अलग स्टेट
गवर्नमेंट जो है वो भी इस निष्ठा के थ्रू चला रहे हैं, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और हम सभी का ज्ञानवर्धन किया। तो मैं सोचता हूँ कि आपने जो आज का ये सेशन दिया, हम सभी लोगों का इसमें ज्ञानवर्धन हुआ है और मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के सेशन का जो अटेंडेंस लिंक है Thank you, sir. उसको शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।